Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 9, Expansion of the British Rule. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. क्योंकि बेटा पार्ट 1 में हम लोग पूरा एंग्लो मैसूर वॉर कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे एंग्लो मराठा वॉर्स को, एंग्लो मराठा रिलेशंस को. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में. हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे एंग्लो मराठा रिलेशन से. कैसे थे अंग्रेजों के रिलेशंस मराठास के साथ. तो बेटा जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है 1761 में, तो उसके बाद जो मराठा एम्पायर हो जाता है वो टूट जाता है. कितने पार्ट्स में टूट जाता है? 5 पार्ट्स में टूट जाता है. एक मराठा एम्पायर टूटने से 5 इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ पावर बन जाते हैं. कब? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद. वो होते हैं बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधियास, इंदौर के होलकर्स, महाराष्ट्र के पेशवास. अब ये 5 इंडिपेंडेंट सेंटर्स ऑफ पावर बन जाएंगे. पर बेटा जब नाना फडणवीस आएंगे, हाउ एवर अंडर नाना फडणवीस देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ मराठा कन्फेडरेसी. फिर से मराठा कन्फेडरेसी का रिवाइवल होगा. जो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया है वो मराठास के कंट्रोल में आ जाएगा. क्लियर हुई बात. जो मराठास थे वो पावरफुल फोर्स रहेंगे डेक्कन में, और जो ब्रिटिश थे इन्हें एक ग्रेटेस्ट ऑब्स्ट्रैक्शन की तरह देखते थे कि यार अगर हमें इंडिया में पूरा पैन इंडिया एम्पायर बनाना है, पूरे इंडिया को कंट्रोल करना है, कॉलोनाइज करना है, तो भाई मराठास को हराना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब तक मराठास रहेंगे हमारा पैन इंडिया एम्पायर कभी सच नहीं हो पाएगा, हम पूरे इंडिया पे रूल नहीं कर पाएंगे. देखो हमने पहले देखा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा एम्पायर टूट गया, 5 अलग अलग इंडिपेंडेंस पार्ट्स बन गई. पर नाना फडणवीस ने फिर सबको एक किया. फिर से मराठा कन्फेडरेसी में जान आई, और मराठास डेक्कन में भी एक अच्छा खासा होल्ड रखते थे, और वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया में भी इनका अच्छा खासा दबदबा था. तो जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें ग्रेटेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन की तरह देखते थे कि भाई इनके रहते हुए तो हम अपना एम्पायर बिल्ड नहीं कर पाएंगे इंडिया में. देयर फोर दे वर कीन टू वीकन द मराठा पावर. और वो कंटिन्यू सोचते रहते थे कि यार किस तरीके से हम लोग मराठा पावर को वीक कर दें, कमज़ोर कर दें. और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी जल्दी ही मिल जाती है जब डेथ होती है पेशवा माधवराव की. जैसे ही पेशवा माधवराव की डेथ होगी उसके बाद जो ब्रिटिशर्स का सपना था कि यार इस एम्पायर को कमज़ोर कर दो, इस एम्पायर से जितनी भी पावर है वो छीन लो, अब वो जल्दी पूरा होगा. पेशवा माधवराव की डेथ होती है 1772 में. वंस अगेन द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इंटरफेरेंस. और ये जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी कि इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करो, एक्सटर्नल मैटर में इंटरफेयर करो, पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करो, ये फिर से चालू हो जाती है. और ये मराठास की इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगते हैं. ऑफ द नेटिव स्टेट लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर. और जैसे ही ये उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं उसके बाद सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो जाते हैं. ठीक है. देखो मराठास जो थे वो इतनी जल्दी अपने आप को सरेंडर करने वालों में से नहीं थे. वो पूरी तरह लड़ाई करते हैं ब्रिटिशर्स की से. ठीक है. चलो तो हम लोग पहले देखेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ 1775 से 1782 तक. रीज़न था कि जब माधवराव की डेथ हो जाती है बेटा तो उनका जो बेटा होता है नारायण राव वो पेशवा बन जाता है. बट उसका असैसिनेशन हो जाता है और उसको असैसिनेट करने वाले होते हैं रघुनाथ राव, उनके खुद के अंकल. अब रघुनाथ राव का तो सपना ही होता है कि वो पेशवा बने, तभी तो वो नारायण राव को मार देते हैं. तो कहानी समझ में आई क्या. देखो माधव राव की डेथ हुई तो उनके बाद उनका भाई जिसका नाम था नारायण राव वो पेशवा बनेगा. पर इसे असैसिनेट करने का मतलब मार देना होता है, मर्डर कर देना होता है बेटा. पर जब भी कोई पॉलिटिकल पोजीशन पे बैठा व्यक्ति उसका मर्डर हो तो उसे हम असैसिनेशन कहते हैं. उसे असैसिनेट करते हैं रघुनाथ राव, उनके खुद के अंकल. फिर जो रघुनाथ राव होते हैं वो पेशवा बन जाते हैं. बेटा जितने भी मराठा चीफ होते हैं ना वो रघुनाथ राव को रिकॉग्निशन नहीं देते हैं. वो कहते हैं कि भाई ऐसे भी होता है क्या कि आप किसी का असैसिनेशन कर दो और फिर खुद पेशवा बन जाओ. ये तो गलत बात है. तो जितने भी मराठा चीफ होते हैं वो सवाई माधवराव को ही अपना नया पेशवा मानते हैं. अब सवाई माधवराव कौन थे? ये नारायण राव के बेटे थे. ये नारायण राव जिनका असैसिनेशन कर देते हैं रघुनाथ राव, उनके बेटे होते हैं सवाई माधवराव. और जितने भी मराठा चीफ होते हैं वो सवाई माधवराव को ही अपना नेक्स्ट रूलर मान लेते हैं, पेशवा मान लेते हैं.
ये जो सवाई माधवराव थे, इनका जन्म होता है नारायण राव की डेथ के बाद। पर जो नाना फडणवीस होते हैं वो सारे मराठा चीफ्स को यूनाइटेड रखते हैं, यूनाइटेड कर लेते हैं। और इस बात से रघुनाथ राव बहुत डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, क्योंकि नाना फडणवीस भी और दूसरे मराठा चीफ भी उससे रिकॉग्निशन ही नहीं दे रहे हैं एज अ पेशवा। ये लोग तो किसके साथ खड़े हो गए हैं? सवाई माधवराव के साथ खड़े हो गए हैं। तो जो रघुनाथ राव होते हैं वो किसके पास चले जाते हैं? ब्रिटिश के पास चले जाते हैं कि भैया आप मेरी हेल्प करो, एक्चुअल में पेशवा तो मैं ही हूँ, पर ये लोग पता नहीं क्यों सवाई माधवराव को पेशवा मान रहे हैं, प्लीज़ आप चलें और मुझे मेरी पोजीशन दिलाएं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है बिटवीन मराठाज एंड द ब्रिटिश। मराठा और ब्रिटिश फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में लड़ते हैं। जो ब्रिटिश हैं वो सपोर्ट करते हैं रघुनाथ राव के क्लेम्स को। अब रघुनाथ राव उनसे हेल्प मांगने गया था, तो वैसी बात है ब्रिटिश किसको ही सपोर्ट करेंगे? रघुनाथ राव को। तो क्या बात समझ में आ गई? ये जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था ये एक मराठा की वजह से ही हुआ, जो कि ब्रिटिश के पास चला गया रोते हुए कि देखो ये मुझे तो पेशवा नहीं मान रहे हैं, ये तो सवाई माधवराव के सिंह हैं, आप मेरी मदद करें। तो ब्रिटिशर्स आते हैं और किसके क्लेम को सपोर्ट करते हैं? रघुनाथ राव। कॉज ऑफ इवेंट एंड रिजल्ट। ये जो वॉर था वो इनडिसाइसिव था, कोई मेजर डिसीजन नहीं निकला, 7 साल तक चलता रहा। दोनों ही साइड में से फाइनली कोई नहीं जीता। दोनों ही साइड ये सोचती नहीं मैं जीती, पर जीता एक्चुअल में कोई नहीं। नीदर साइड वॉज विनिंग द वॉर। फाइनली एंड हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई से 1782 तक। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशंस थी जो मराठास को फॉलो करनी थी? पहला, सवाई माधवराव को रिकॉग्नाइज किया जाएगा पेशवा की तरह, क्योंकि बेटा मेजर वेटेज सवाई माधवराव के साथ था। नाना फडणवीस थे, सारे मराठा चीफ थे। रघुनाथ राव को पेंशन दी जाएगी और उन्हें कहा जाएगा कि आप रिटायर हो जाएं अपनी करंट पोजीशन से। क्लियर होगी बात? तो वो रघुनाथ राव जो ब्रिटिशर्स के पास भागते हुए हेल्प लेने गया था, उसे मिला कुछ नहीं, मिली उसे पेंशन। देन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये होगी 1803 से 1805। ये सिर्फ चलेगी 2 years। रीज़न क्या था? जो मराठा थे वो बहुत ही डिटोरिएटेड थे आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट मराठा वॉर। ठीक है, जो इंटरनल मैटर्स थे मराठास के वो बहुत ही डिटोरिएटिंग कंडीशन में थे, आपस में इन लोगों की बन नहीं रही थी। डिटोरिएटेड का मतलब होता है कंटिन्यू बिगड़ते जाना, जो चीज़ें बिगड़ रही हों। तो जो इंटरनल अफेयर्स थे मराठास के वो डिटोरिएट हो रहे थे फर्स्ट मराठा वॉर के बाद से ही। जो नाना फडणवीस थे उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि पावर कॉन्सेंट्रेशन उनके पास हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर हो, कपल्ड विथ राइवलरीज एमंग द मराठास। फिर से एक बार सुनो कि जो मराठास थे उनके इंटरनल अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएटेड चल रहे थे फर्स्ट मराठा वॉर के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे नाना फडणवीस की इच्छा थी कि उनके पास भी बहुत सारी पावर हो, और इस वजह से बहुत सारी राइवलरीज हुई एमंग द मराठा चीफ्स। और इस वजह से जो मराठा स्टेट का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता था, जो ग्रोथ आ सकती थी, प्रॉस्पेरिटी आ सकती थी, वो नहीं आई। और मराठा एम्पायर स्टैग्नेट होके रह के गया, धीरे धीरे वो डिटोरिएट ही होने लग गया। मराठी चीफ्स हैम्पर्ड द मराठा स्टेट, और इसकी वजह से मराठा स्टेट को बहुत सफ़र करना पड़ा। ये जो आपसी लड़ाई हो रही थी इसकी वजह से मराठा स्टेट बहुत सफ़र किया। जब लॉर्ड वेल्सले थे तो जो कंपनी थी उसको अगेन एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार ये तो बढ़िया टाइम है, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, हम इनके इंटरनल अफेयर्स में क्यों ना इंटरफेयर करना फिर से स्टार्ट कर दे। फिर क्या होता है बच्चा? 1795 में सवाई माधवराव की भी डेथ हो जाती है, तो बाजीराव टू पेशवा बनते हैं। उन्हें भी इंटरनल स्ट्राइक को फेस करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम तक नाना फडणवीस की भी डेथ हो जाती है। अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए बाजीराव टू को सब्सिडरी अलायंस साइन करना पड़ता है लॉर्ड वेल्सले के साथ। तो देखो होता क्या था, पहले रघुनाथ राव ब्रिटिश के पास गए, फिर बाजीराव टू भी ब्रिटिशर्स के पास चले गए। क्यों? भले ही सब्सिडरी अलायंस साइन किया, पर कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सोवरेनिटी ब्रिटिशर्स के हाथों में दे ही दी थी ना। सब्सिडरी अलायंस में यही तो होता था। तो मराठा एम्पायर अब देखो अब ग्रेजुअली डिटोरिएट ही होता जा रहा है। जब बाजीराव टू बने तो उन्हें भी हर चीफ प्रॉपरली एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं था, तो उन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया अंडर लॉर्ड वेल्सले। बट द अदर फैक्शंस ऑफ द मराठास रिफ्यूज टू अग्री ऑन द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। और ये जो सब्सिडरी अलायंस की टर्म्स कंडीशन थी
इससे जो दूसरे मराठा चीफ थे वो अग्री नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, किसको मनाए किसको ना मनाए। बेटा ये माधव राव हैं और ये नाना फडणवीस है। अब बेटा हमने देखा कि जो बहुत सारे मतलब मराठा चीफ हैं वो अग्री नहीं है सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसीज से, और ना ही वो बाजीराव टू के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो अब रिजल्ट क्या निकलेगा सेकेंड मराठा वॉर का, वो ये होगा कि जो सिंधियास हैं और जो भोसले हैं इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर किया पर दोनों ही हार गए। जो ब्रिटिश थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज साइन की मराठास के साथ। जो सिंधिया और भोसले थे उन्होंने भी सब्सिडियरी अलायंस को फाइनली एक्सेप्ट किया, हारने के बाद एक्सेप्ट किया पर किया, और उन्हें अपनी टेरिटरी का बहुत बड़ा पार्ट ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। तो देखो खैर अब क्या सही है क्या गलत है ये बोलना तो आसान नहीं है, पर जब बाजीराव टू ने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया तो मराठा चीफ सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में वॉर छेड़ दिया। वॉर छेड़ के भी उन्हें कुछ मिला नहीं क्योंकि फाइनली सब्सिडी ट्रीटी तो उन्हें भी साइन करनी ही पड़ी। अब हम देखेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1817 से 1818 तक हुआ, एक ही साथ चला। जो थर्ड वॉर था वो किस वजह से हुआ, वॉज द रिजल्ट ऑफ एन इन्वेजन ऑफ मराठा टेरिटरी इन कोर्स ऑफ द ब्रिटिश ऑपरेशन अगेंस्ट पिंडारी रॉबर्स। जब बेटा ब्रिटिश मराठा एम्पायर में मराठा टेरिटरीज़ में अपने ऑपरेशंस को रन कर रहे थे उस टाइम पिंडारी रॉबर्स की वजह से हुआ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो ये जो पिंडारी रॉबर्स थे बहुत ही ख़राब तरीके से रॉबरी करते थे। उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो जो पेशवा की फोर्सेस थी इस टाइम में इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़ी हो गई। अगेन कौन, भोसलेस और होल्कर्स 1817 में। पर जो सिंधियास थे वो न्यूट्रल थे, ना ही तो ब्रिटिश के साथ थे ना ही तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। रिजल्ट क्या हुए, रिजल्ट ये हुआ कि जो कंबाइंड फोर्सेस थी मराठास की वो हार गई। पेशवा को पेंशन ऑफ कर दिया गया, टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया गया और ब्रिटिश की सुप्रीमेसी मराठास के ऊपर एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, अब ब्रिटिश मराठास के लिए भी सुप्रीम पावर बन गए। जो ब्रिटिश थे उन्होंने प्रताप सिंह को रेस किया। ये जो शिवाजी के डिसेंडेंट ही थे, प्रताप सिंह कौन थे, शिवाजी के परिवार से ही थे। शिवाजी वही हैं जिन्होंने मराठा एम्पायर की नींव रखी थी। तो प्रताप सिंह को वो खड़ा करते हैं और उन्हें सतारा का थ्रोन दे देते हैं। ही टू रिमेन द सबॉर्डिनेट रूलर ऑफ ब्रिटिश, और फिर अब ब्रिटिशर ही उसे रूलर बनाएंगे प्रताप सिंह को, तो वैसी बात है वो उनका सबॉर्डिनेट ही रहेगा। द डिफीट ऑफ मराठास मेड ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया, और ये जो मराठास की हार होती है इस वजह से जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो इंडिया में सुप्रीम पावर बन। एंग्लो सिख रिलेशन, तो बेटा जो रंजीत सिंह थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो पहला सिख किंगडम बना लेते हैं पंजाब में। पर जब रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है उस टाइम में दालिब सिंह, और कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा दुलीप सिंह, ये बहुत छोटे होते हैं, माइनर होते हैं, पर राजा ही नहीं बना दिया जाता है किसकी गार्डियनशिप में, रानी जिंदन की गार्डियनशिप में। ये जो रानी जिंदन होती हैं बहुत एम्बिशियस होती हैं, तो ये चाहती हैं कि क्यों ना मैं भी ब्रिटिश टेरिटरीज़ पे अटैक करूं। तो ये सतलज रिवर क्रॉस करके ब्रिटिश टेरिटरीज़ पे अटैक करने का प्लान करती हैं और अटैक कर भी देती हैं। पर इनके लिए ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस साबित होता है। किसके लिए, इनके लिए तो होता है, ये पूरे सिख किंगडम के लिए बहुत ही डिज़ास्ट्रस साबित होता है। ठीक, कोई बात। रंजीत सिंह के बेटे दुलीप सिंह किंग बने एज अ माइनर किंग। उन किसकी गार्डियनशिप में बने, रानी जिंदन की जो पॉलिसी थी कि टू एक्सपांड देयर टेरिटरीज बियॉन्ड सतलज, और ये ब्रिटिश टेरिटरीज पे अटैक करती हैं और ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्ट्रस साबित होता है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 से 1846 तक। कॉजेज़ क्या होते हैं, प्राइमरी जो कॉज होते हैं इन वॉर के वो होता है पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म परस्यूड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका एम्पायर बड़ा हो जाए, तो बेसिक कॉज यही था, इसीलिए वो सिख से लड़ रहे थे। जो ब्रिटिश थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे पंजाब को जीतने में कब, रंजीत सिंह की डेथ के बाद, और वो चाहते थे कि उनका कंट्रोल अब नॉर्थ वेस्ट में भी फैल जाए, इसलिए वो कंटिन्यू ट्राई कर रहे थे कि पंजाब की टेरिटरी ब्रिटिश टेरिटरीज के कंट्रोल में आ जाए।
और बेटा जो इमीडिएट कॉज बना, देखो इच्छा तो सबकी बहुत सारी होती है, ब्रिटिशर्स की भी डे वन से बहुत सारी थी, पर उन्होंने अपॉर्चुनेट टाइम का वेट किया। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि वो कौन सा ट्रिगरिंग कॉज था, इमीडिएट कॉज क्या था, तो ये था कि द वॉर वॉज प्रोवाइडेड बाय द ग्रोइंग इंटरनल वीकनेसेस ऑफ सिख देमसेल्फ। जो ब्रिटिश टेरिटरीज पे अटैक किया रानी जिंदन ने, उससे ही पता चल गया कि यार कितनी इंटरनल वीकनेसेस हैं सिख के अंदर खुद। तो अंग्रेजों ने बोला यार इसको तो हम इजीली। अब हम देखेंगे कोर्स ऑफ इवेंट्स। तो ऐसे बिलीव किया जाता है कि रानी जिंदन और इम्पोर्टेंट नॉबल्स ने पहले इंस्टिगेट किया आर्मी को अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, मतलब शुरुआत सिख ने की, अभी ब्रिटिशर्स ने नहीं की बेटा, सिख ने की थी। उस टाइम में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग्स, तो उन्होंने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और जो सिख थे वो हार गए। ठीक है, अब हम रिजल्ट की बात करें, क्या रिजल्ट हुआ इस वॉर का, तो वो था ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसे साइन किया ब्रिटिश ने और लाहौर दरबार ने मार्च 1846 में। जो टर्म थी इस ट्रीटी की वो ये थी कि बहुत बड़ा एरिया सिख का किसके कंट्रोल में आ जाएगा, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, द टर्म ऑफ द ट्रीटी लेफ्ट द सिख वीक, सिख को बहुत कमज़ोर कर दिया इस ट्रीटी की टर्म्स ने। 2/3 जो सिख किंगडम था इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ कश्मीर, वो किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश के हाथ में आ गया। ब्रिटिश लेटर सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा चीफ। डोगरा चीफ था जिसका नाम था गुलाब सिंह, ब्रिटिशर्स उसे वो कश्मीर बेच देते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में उन टेरिटरीज को बेच रहे हैं भाई जो उनकी है ही नहीं, सोचो ज़रा। तो जब ट्रीटी हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो उससे सिख बहुत वीक हो गए। 2/3 टेरिटरी जो सिख की थी इंक्लूडिंग कश्मीर, वो ब्रिटिशर्स के पास में चली गई। ब्रिटिशर्स ने कश्मीर खुद नहीं रखा, गुलाब सिंह को बेच दिया जो कि डोगरा चीफ थे। ठीक है, चलो। जो ब्रिटिश रेसिडेंट था वो स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आर्मी के साथ पोस्ट कर दिया गया लाहौर में। एक और ट्रीटी साइन हुई एक इसी साल में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग रानी जिंदन को रिमूव कर दिया गया उनकी पोस्ट से, और जो ब्रिटिश रेसिडेंट था उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी आ गई पूरे पंजाब के एडमिनिस्ट्रेशन की। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो होता है 1848 से 1849, एक ही साल चलेगा बच्चा। ये जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होता है ब्रिटिशर्स का टुवर्ड्स रानी जिंदन, ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लीज़ कर देता है सिख को। सिख ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी रानी के साथ ऐसा बिहेवियर हो, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल पंजाब में बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। सिखों को ये भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर उनकी रानी के साथ जो बिहेवियर हुआ वो भी पसंद नहीं आ रहा था। और ब्रिटिश दूसरी तरफ बहुत एनेक्शियस थे कि भैया जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पंजाब को अक्वायर करना है। डलहौजी अब तक नए गवर्नर जनरल बन के आ चुके थे इंडिया में, वो भी बहुत इम्पीरियलिस्ट थे। वो सिंपली ये देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से बिल्कुल एक कदम में मैं पंजाब को एनेक्स कर लूँ। 1848 में नंबर ऑफ रिवोल्ट्स हो गए कहाँ पर, पंजाब में, और इससे लॉर्ड डलहौजी को अपॉर्चुनिटी मिल गई टू इंटरफेयर इन पंजाब। ठीक है बात, तो सिख तो परेशान थे ही क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि भाई हमारी रानी के साथ हमारी टेरिटरी में इतना इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स के का हो, हमारी रानी के साथ इतना डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर वो करें। और ब्रिटिश भी चाहते थे जल्दी से जल्दी पंजाब उनका हो जाए। तो जो डलहौजी थे, जो नए गवर्नर जनरल थे, बहुत ही इम्पीरियलिस्ट इंसान था, तो इसने भी बोला यार किसी भी तरीके से मुझे भी पंजाब को कंट्रोल करना ही है। 1848 में बहुत सारे रिवोल्ट हुए पंजाब में, और इससे अपॉर्चुनिटी मिल गई डलहौजी को टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ पंजाब। अब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो बेटा जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ वॉज द लास्ट वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश विद इन द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। ये लास्ट वॉर था, जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ ये लास्ट वॉर था जो ब्रिटिशर्स ने लड़ा इंडियन फ्रंटियर्स में फॉर द एक्सटेंशन ऑफ देयर एम्पायर। एम्पायर के एक्सटेंशन के लिए सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने कोई वॉर नहीं किया, ये बात ध्यान रखना। तो ब्रिटिशर्स ने टेरिटोरियल एक्सपांशन के लिए जो लास्ट वॉर लड़ा वो कौन सा था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। जो डलहौजी थे उन्होंने पंजाब आर्मी को डिफीट किया और किंगडम को एनेक्स कर लिया 29 मार्च 1849 को।
फिर डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि अब पंजाब जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। महाराजा दलीप सिंह के कंट्रोल में जितनी भी टेरिटरीज थी अब वो पार्ट बन गई हैं ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया का। पंजाब को ही ख़त्म कर दिया। जो महाराजा दलीप सिंह से उन्हें पेंशन दी गई ऑफ ₹4 to 5 लाख एनुअली। दलीप सिंह को कह दिया गया तुम्हें 4-5 लाख रुपए हम एनुअली दे दिया करेंगे, इसके अलावा कुछ ना सोचो, कुछ ना समझो। एम्पायर रूलर वो सब गए तेल लेने। ही अलॉन्ग विथ हिज मदर, उन्हें अपनी मम्मी रानी जिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। वाह, ये तो अच्छी बात हुई। नहीं यार, अच्छी तो नहीं हुई। क्या रानी जिंदन को दलीप सिंह के साथ कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड। और यहीं पे होता है ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो रानी जिंदन कहाँ गई? इंग्लैंड गई। किसके साथ गई? महाराजा दलीप सिंह के साथ।